नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको दिखाते रहे और आज चुनाव का अंतिम चरण है, अंतिम दौर है, आखिरी चुनाव का दिन है और बिहार के करीब 15 जिले और 78 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और रही बात ये वे इलाके हैं जो सीमांचल के इलाके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक चीज देखने को मिला, यहां पर जो वायदे थे, जो राजनैतिक दल बातें करते थे, ऐसा लगता था जैसे परती की परी कथा। ये बहुत पहले एक उपन्यास लिखा गया था, परती की परी कथा। कहने का तात्पर्य है, आप सभी जानते होंगे, बिहार की आबादी 12 करोड़ है और पिछले महीने जब गवर्नमेंट की साइट पर देखा गया कि जॉब कितने उपलब्ध हुए तो 107, 108, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? 12 करोड़ आबादी वाले राज्य में अगर गवर्नमेंट के साइट पर नियुक्तियां 107, 108, कभी 150, कभी 135 इस तरह का हर महीने आए, इसका मतलब सरकार के पास नियुक्तियों के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप अक्सर सुना करते थे बिहार के मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। आज हम आपको इस विशेष राज्य का दर्जा क्या है यह बता देते हैं। उसमें कुछ पैकेज मिलते हैं, कुछ टैक्सेस की छूट मिल जाती है ताकि राज्य सरकार बड़ी आसानी से अपना काम चला सके। बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का जो अपने राजस्व से जो टैक्सेस लेती है उससे बिहार सरकार नहीं चला पाती। इसको केंद्र सरकार के भरोसे रहना पड़ता है, मांगना पड़ता है अनुदान और सपोर्ट, हर प्रकार की जो है सहायता, और इसलिए ये बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे। विपक्षी दलों ने जब 10 लाख नौकरियों का प्रलोभन दिया, यहाँ के युवाओं को एक उत्साह जगी इस चुनाव में। यहां के युवा पढ़ने के लिए भी राजस्थान कोटा जाते हैं, प्रदेश के अन्य राज्यों में जाते हैं। यहां के जो मजदूर हैं वो मजदूरी करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए गुजरात, सूरत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता हर जगह भागते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार उनको उपलब्ध नहीं है। अगर खेतों में रोजगार मिलता है तो वह सीजनल मिलता है, सालों भर नहीं, लेकिन खर्चे तो सालों भर के लिए चाहिए। ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। हमने ये पाया है पूरे देश में कि मुख्यमंत्री प्योर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, कुछ विकास, कुछ जो है समाज के काम करने के लायक होना चाहिए। जैसे कि अभी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को देखते हैं, राजनीति वो भी करते हैं परंतु विकास की तरफ ज्यादा ध्यान है, उनके प्रोजेक्शन, उनके काम नजर आते हैं और जनता संतुष्ट होती है। लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इनके पास, बिहार राज्य के पास जब जब मुख्यमंत्री मिला, राजनीति करने वाले, राजनीति में उलझाने वाले। रही बात ये, जब अंतिम चरण के चुनाव में एक बयान आ गया नीतीश कुमार जी का, यह मेरा अंतिम चुनाव है, आप मुझे वोट दीजिए, अंत भला तो सब भला, यह उनका भावनात्मक अपील हो सकता है, परंतु विपक्षी दलों ने अपने अपने हिसाब से इसको भुनाया, इसको जवाब दिया। जैसे कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जैसा कि हमने पहले से ही कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, यहाँ पे युवा मुख्यमंत्री चाहिए जो काम करने वाला, और खुद उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। मान लिया जाए अगर उनका ये अंतिम चुनाव है, अगर विकास वो नहीं करते 5 साल, तो जिम्मेदार कौन? आप किसको पकड़ेंगे? क्योंकि वो तो कह के वोट ले रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, दोबारा वो वोट भी मांगने नहीं आएंगे। फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको पकड़ेंगे? इसलिए उन पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता और इस तरह से तेजस्वी यादव जी ने तंज किया। रही बात ये
कि उधर हम लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जी की तरफ देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अकेला चुनाव लड़ने का साहस किया, हम बिहार पर नाज करना चाहते हैं, वे बिहार पर राज करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने 15 साल शासन किया, जो अपना चेहरा भुनाते हैं, जिनका चेहरा प्रसिद्ध है, उनको 3-3 दलों से सहयोग लेना पड़ता है और हम नए हैं, युवा हैं। हम अकेले मैदान में कूद गए, चुनावी मैदान में, और 143 सीट पर कैंडिडेट दिया। आप किसे साहसी मानेंगे, किसे बहादुर कहेंगे? और इस तरह से वो हमला करते रहे पूरे चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है, अंतिम चरण के चुनाव में जो सीमांचल का इलाका है, जैसे कि आप जानते होंगे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इसमें 26 विधानसभा सीट है। उधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और भी कई जिले हैं। सीमांचल का मतलब कुछ क्षेत्र नेपाल से लगता है और कुछ क्षेत्र अन्य राज्यों से लगता है, सीमा से लगता है। वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की बाहुल्य है, उसको बहुसंख्यक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है। अब एनआरसी सीए का भी मुद्दा उठा। बीजेपी अपना राग आलापती है, नीतीश कुमार जी सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है अथवा ध्रुवीकरण के रास्ते पर। कई बार पत्रकारों को भी ये कन्फ्यूजन हुआ और इस तरह से आज अंतिम चरण का चुनाव है। अगर यह चुनाव नीतीश कुमार जीत गए तो नीतीश कुमार की जय, अगर वो हार गए तो छोटा भाई बनने के लिए तैयार रहे। अब प्रश्न यह उठता है इस चुनाव में कि जब एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ लहर, फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का साथ क्यों नहीं छोड़ती है? वह क्या कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार से चिपके हुए है? और बार बार अपने बयानों में सभी नेताओं ने कहा भाजपा के, अगर इनको सीट कम भी आई तो इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके मूल कारण ये हैं कि बिहार और यूपी में ध्रुवीकरण करने में समस्या होती है। यूपी में ध्रुवीकरण हो जाता है, जो अल्पसंख्यक मत है, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, वो बिहार में ज़्यादा है। कुछ कुछ इलाके में वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाते हैं, जहां भाजपा की दाल नहीं गलती। इस चुनाव में कई चीज़ें देखने को मिली। जनता किस किस एंगल से देखती है नेताओं को, यह भी नजर आया। जैसे पप्पू यादव जी ने अपने जनसभाओं में कहा, हमने आपकी सेवा की लॉकडाउन में, बाढ़ में, और जनता की प्रतिक्रिया यह थी कि जब बाढ़ में आप पैकेट बांट रहे थे तो पटना वाले को आपने बांटा जो कि बिल्डिंगों के ऊपर चढ़े हुए थे, जो पैसे वाले हैं। मधेपुरा की जनता को आपने बाढ़ में क्या दिया? सुपौल की जनता को आपने बाढ़ में क्या दिया? आप उन्हीं जगह सेवा करते हैं जहां कैमरा लगा हुआ होता है, जहां आपको पूरा का पूरा फुटेज मिले, कवरेज मिले। जनता बड़ी बारीकी से अपने नेताओं से सवाल कर रही थी। बहुत ऐसे जगह यह भी देखने को मिला कि आम जनता ने नोटा पे बटन दबाया, तो कुछ जगह वोट का बहिष्कार भी कर दिया। ये कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। नीतीश कुमार जी ने नाली, जल, बिजली, रोड, इसकी व्याख्या खूब किया, लेकिन ये जितनी भी व्याख्याएं हैं यह अधूरी पाई गई। और तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी वाला जो मुद्दा था वो काफी सुपर हिट किया, और इसमें तेजस्वी यादव कहीं न कहीं से दबाव बना दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है, 30 हेलीकॉप्टर, 30 कैबिनेट नेता और कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी शामिल थे, और अकेला तेजस्वी यादव ने सबको टक्कर दिया। यूपीए गठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा थे, किसी और को बोलने की कोई अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि जनता दिग्भ्रमित हो सकती थी। आप यह जानने के लिए अति उत्सुक होंगे
कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज के नेताओं ने क्या किया, बहन मायावती जी क्या किए, तो मैं बता देता हूं। जो बहन मायावती जी की गठबंधन थी, जिसमें रालोसपा, बसपा, ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी थे, और इस पूरे गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी नेतृत्व कर रहे थे। बहन जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैली होता है, अगर बहन मायावती जी का रैली होता और पीछे पीछे उपेंद्र कुशवाहा जी होते, तो बिहार विधानसभा चुनाव का नजारा कुछ और होता। लेकिन पता नहीं किसने ये गाइड कर दिया कि ये बिहार है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे कर दो। सबके सब कहीं न कहीं से मिसगाइड हुए, किसी ने गलत समझा दिया, और उपेंद्र कुशवाहा जी का उतना बड़ा जनाधार और उतना फेमस चेहरा नहीं है बिहार में जो कि वो बहन मायावती जी की बराबरी कर सके। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। मैं कई बार कह चुका हूं, पूरे देश में और देश के हर कोने में बहुजन समाज उनका नाम भी जानती है, उनके जो भी चुनाव चिन्ह है उसको पहचानती है। 80 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़वाया और बिहार के मामले में 104 सीट रालोसपा को दिया और रालोसपा को नेतृत्व करने का मौका दिया और यह कह दिया मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अगर प्रधानमंत्री चेहरा घूमता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। यह हमारा आकलन है, क्योंकि मैं आम जनता के बीच में रहता हूं। रही बात ये चंद्रशेखर रावण की, जो आजाद समाज पार्टी के हैं, पप्पू यादव जी के पीछे पीछे चले। पप्पू यादव जी 4-5 बार सांसद रहे हैं, सेवा किया है, लोग जानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता है। उनको फ्रंट पे होना चाहिए था अथवा बराबर के सीट पे होना चाहिए था, ताकि बहुजन समाज के लोग कहीं न कहीं से अपने आप को छोटा ना समझें, ये ना समझें कि हम तो इनके पिछलग्गू हैं। यह भी देखने को मिला है, मैं आपको बता रहा हूं जो हकीकत। जब आप किसी दल के पिछलग्गू बनते हैं तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वह यह सोचने लगते हैं कि जब पिछलग्गू ही बनना है तो तेजस्वी यादव का क्यों नहीं, राजद का क्यों नहीं, जिसका इतना बड़ा जनाधार है और जिसके बारे में यह उम्मीद की जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री होगा। तो कहने का मतलब लोग मजबूती, सुरक्षा और समृद्धि की तरफ भागता है, ना कि केवल इसलिए कि आप बहुजन समाज के हैं इसलिए हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बहुजन समाज में भी आपको मजबूती दिखाना पड़ेगा, मजबूत चेहरा बताना पड़ेगा, और ये समस्याएं बिहार में रही है। ओवैसी जी यह समझ बैठते हैं कि जो वो बोलेंगे सारे मुसलमान वोट देंगे। ऐसा नहीं है। जो हमने अल्पसंख्यक का मोहल्ला देखा, वहां पर राजद का जनाधार, राजद की तरफ वोट जा रहा है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि ओवैसी जी का यहां पर कोई जनाधार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर, जो बिहार का सीमांचल अथवा उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका हो, थोड़ा बहुत लोग उनको जानते थे। पूरा बिहार में ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े चेहरे नहीं थे। अब रही बात ये, गठबंधन जितने भी हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे गठबंधन हुए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पुष्पम प्रिया प्लुरल्स पार्टी को लेकर कूद गई। उनके जितने भी कैंडिडेट थे वो करीब करीब निर्दलीय की तरह है, वोट काटने के लिए हर जगह, और निर्दलीय को 5,000 4,000 वोट फिक्स होता है। जब वो खड़ा हो जाता है तो गलती से, अनजान तरीके से, जितना नोटा पे बटन दबता है उतना निर्दलीय पे बटन दबता है, क्योंकि निर्दलीय का लोग चेहरा देखते हैं, बात सुनते हैं, बात भावनात्मक होती है, कुछ ज्ञान की होती है, लोग भावुक होकर उसको बटन दबा देते हैं, और इसकी संख्या 4 से 5,000 मत की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और इस तरह से जिस विधानसभा में 1 लाख पोलिंग हुई है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एक चेरिया बरियारपुर विधानसभा है जहां पर 1,13,000 मत पड़े, और 1,13,000 मत पड़ने के बाद भी जिसको 35 से 40,000 वोट आ जाएगा वह चुनाव जीत जाएगा।
अब सोचिए ये लोकतंत्र की कितनी बड़ी विडंबना है कि 1,13,000 मत में से 35,000 पाने वाले राज करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 50,000 वोट तो वो कट जाएंगे जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जो 5-5 हजार वोट का हिस्सा आएगा 10 कैंडिडेट का, 50,000 वो कट जाएंगे। अब बचता है 63,000। 63,000 में 4 जो है कैंडिडेट होंगे ताकतवर, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40, इस तरह से आएगा और इसमें जीत और हार का फैसला होगा। यह है हमारे देश का लोकतंत्र। आज हम आपसे सवाल करते हैं, इस देश में आप कहते हैं संविधान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, लेकिन चुनाव जीतने वाले के हाथ में आप न्यायपालिका देते हैं, आप कार्यपालिका देते हैं, संविधान की जो है पोटली आप दे देते हैं, संविधान उनके हाथ में दे देते हैं और फिर कहते हैं उस पोटली में मेरा सामान रखा हुआ है, मेरा अधिकार रखा हुआ है। ये वो कौन से लोग हैं जो मोर को खाना खिलाते हैं, तोते के साथ खेलते हैं, गॉगल्स पहनकर चांद को देखते हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी होती है? इनको किसने चुना है? क्या आप ऐसे लोगों को चुनते हैं? कहां से ये आए? कहने का मतलब यह है, जो लोग 10 लाख का सूट पहनते हैं वह अपने आप को फकीर कहते हैं। क्या हम भी इस तरह का फकीर बनना चाहेंगे कि 10 लाख का सूट पहनकर फकीर बन जाऊं? इस देश का 10 लाख का सूट पहनने वाला अगर फकीर है तो फिर फकीर की हालत क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो आपसे क्यों नहीं प्रश्न किया जाए कि जहां आपका अधिकार है, जिस अधिकार की आप बात करते हैं, संवैधानिक संस्था, वह तो आपने किसी और को दे दिया है, देने के बाद मांगने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? प्रश्न उठता है। अब जैसे मध्य प्रदेश का जो है उपचुनाव हो रहा है 28 सीट पर, और कांग्रेस को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 28 चाहिए एमएलए, और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 8 एमएलए की जरूरत है। और फिलहाल जो बसपा और सपा के विधायक समर्थन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार को, और मध्य प्रदेश सरकार बनी हुई है, अगर 28 में से 8 सीट भी जीत ले, ऐसे खाली है जगह 29 विधानसभा, जिसमें एक विधानसभा अभी अभी खाली हुई है चुनाव से जस्ट पहले, बाद में उसकी उपचुनाव हो जाएगी, लेकिन 28 का 3 नवंबर को चुनाव हो गया और जाहिर सी बात है 10 को उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे ही ये रिजल्ट आएगा, बहन मायावती जी के 2 विधायक यानी बसपा के समर्थन में है भाजपा के, अगर 4-6 और भी जीत जाते हैं तो क्यों नहीं भाजपा को समर्थन देना चाहिए? क्योंकि विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने का रिकॉर्ड आज तक भाजपा का नहीं है। कांग्रेस को अगर ये गलती से समर्थन देंगे तो कुछ दिन के बाद पता लगेगा कि वो विधायक अब उनके हो गए, जैसे कि राजस्थान में हुआ है। अब रही बात ये कि पहले विधायक खरीद लो, काट लो, और जब उस पर एक्शन लिया जाए तो कुछ तथाकथित बहुजन चेहरे ये कहते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा से मिल गई है। बहन जी को चोट कौन पहुंचा रहा है? आप जरा यह भी सोचिए, जहां पर से चोट मिलेगी वहां तो पलटवार होगी ही, लोग उधर नहीं जाना चाहेंगे। और रही बात ये, अगर असेंबली में समर्थन दे दिया भाजपा को तो नुकसान क्या है? अगर कांग्रेस को दिया तो नुकसान है, भाजपा को देने में कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका सिद्धांत अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है। इस तरह से ये लोग समर्थन देते हैं। लेकिन कांग्रेस को समर्थन देने से वहां पर विधायक बिक जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, व्हिप जारी करना पड़ता है और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं, और ये सारी समस्याओं के बारे में जो तथाकथित संगठन और बहुजन समाज के नेता हैं ये नहीं बोलते, आम जनता को केवल गुमराह कर देते हैं। और इस तरह से पूरे देश में बहुजन समाज का जो हक हिस्सा है संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, कार्यपालिका में दबकर और सिमट कर रह गई है।
किसी को कुछ नहीं मिलता, केवल ये भाषणों में शामिल होते हैं। रोजगार है, मान लीजिए तेजस्वी यादव जी ने नारा दिया, अगर रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो हम कर क्या सकते हैं, इस पर विचार होनी चाहिए। आम जनता को जागना होगा कि जो वायदे करते हैं, जो हमारे बीच आते हैं 5 साल के बाद, अगर वो अपनी वायदों पर नहीं रहे तो उनके साथ हम क्या करें और कैसे निपटें, इस पर सोचना ज्यादा जरूरी है। हम आपके सामने पूरे बिहार और पूरे भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां बन चुकी है, जो बहुजन समाज के साथ छलावा होता है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारी कैमरा देखता है, और देखने के बाद हम लज्जित होते हैं, हर रोज लज्जित होते हैं। क्या ये 21वीं सदी का यही भारत है? क्या बाबा साहेब ने जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार दिए थे, क्या इनको मिल रहा है? ये हम सब कुछ दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। यह चैनल आपका है, बहुजन समाज का है। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को फैलाएं ताकि समाज जागरूक हो सके। और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।